आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी कुछ दिन और हैं, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। आखिरी समय में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सर हमको करना क्या है। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें टफ क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जिससे आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एक एक वीडियो से तीन तीन क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसका प्रूफ के साथ हमने आपका पूरा का पूरा, देखो इजी क्वेश्चन तो मैं यहाँ अपलोड नहीं किया हूं, ठीक है, जो प्रूफ के लिए, तो प्रूफ के लिए मैंने शॉर्ट्स डाल दिया। एक एक वीडियो से तीन तीन क्वेश्चंस आए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, जैसे साइंस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, बाकी जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का जो बेसिक क्वेश्चंस है वो किसी भी बुक में मिल जाते हैं। बट जो हमारा टारगेट है वो 1 से 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ने में हेल्प करेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख लेना। हमने प्रूफ के साथ यहाँ शॉर्ट्स डाल दिए हैं। अभी हमारा जो मेन फोकस है कि इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक ऐसे करने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस वहां से आया है और आएगा। उससे पहले जो लास्ट अभी जिनका एग्जाम बचा हुआ है मैं बता देता हूं, फिर से एकदम गांठ बांध लो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। कंटेंट एकदम टॉप लेवल का आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले बिहार पुलिस मैथ्स का ये क्लास देख लेना, 2 डला है, कल इसमें एक और डल जाएगा आपका वीडियो, उसका एनालिसिस में कर रहा हूं। पेपर अगर उठाओगे, अगर 7 क्वेश्चंस आए हैं तो कहीं कहीं तो 7 के 7 क्वेश्चंस आपके आ गए और कहीं कहीं 7 या 8 क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी वीडियो से आए हैं जो 2 वीडियो डाला गया। करंट अफेयर्स देख लेना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनालिसिस किया गया है, पूरा माय बाप है, प्लीज अच्छे से देख लेना। और एक है आपका बिहार पुलिस क्लास, तो ये फोल्डर हो गया बिहार पुलिस क्लास, ठीक है। मैं यहाँ आपको मार्क भी कर दे रहा हूँ ताकि आप एकदम समझ लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। एक है आपका ये करंट अफेयर्स वाला, एक है आपका बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक है आपका बिहार पुलिस क्लास जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया। और ये वीडियो भी आपका इसी प्लेलिस्ट में जाएगा, और मैथ्स का वीडियो आप जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज जो 3 टॉपिक है उसका पहले क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे कि जो क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी आ चुका है। एक पूछा था कार्डामम जो हिल है, इलायची की जो पहाड़ी है, कौन से राज्य में है। उसके बाद एक पूछा गया था, इवन ये बीपीएससी का एई का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि एक तरल पदार्थ को दूसरे तरल पदार्थ में अगर मिला लिया जाता है तो किस टाइप का जो है कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करता है, ये ऑप्शन है। और एक जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो पूछा गया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया था। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आपका ज्योग्राफी का एक टॉपिक, वो है आपका क्या, तो वो है आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है 5 मिनट में मैं आपको करवाने वाला हूं। आप एकदम क्विकली आप अपना नज़र रखिएगा। पूरा का पूरा पीडीएफ अगर आप देखोगे, ये आपका पीवाईक्यू पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है जिसमें कि आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है जो जो टॉपिक का जरूरत है, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली आप क्या करना @, ठीक है, ड्रीम डोज 9, ड्रीम DREAM ड्रीम DOSE डोज 9 पे आप ये टेलीग्राम आईडी है, मैसेज करना। नॉमिनल चार्ज रखा गया, एकदम पढ़ के ही जाना और प्रिंट करवा लेना इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका, ठीक, जितने भी पर्वत शिखर के इंपॉर्टेंट जो चोटी है वो याद करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, आपको पूछा जाए दक्षिण भारत पूछ ले या प्रायद्वीपीय भारत पूछ ले, या आपका दक्षिण भारत पूछ ले, प्रायद्वीपीय भारत पूछ ले, या आपका वेस्टर्न घाट पूछ ले, ठीक है, वेस्टर्न घाट पूछ ले। इस सब का जो सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है वो है आपका अनाईमुदी। अच्छे से याद रखिएगा। इसका हाइट कितना है तो 2695 मीटर है। कितना है आपका तो 2695 मीटर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, या आपका वेस्टर्न घाट का, मतलब पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी उसका नाम क्या है, तो वो है आपका अनाईमुदी। याद रखना कितना हाइट है तो ये है आपका 2695 है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है तो अनामालाई श्रेणी जो है उसी में है आपका अनाईमुदी। ये किन 2 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और केरल में ये फैला हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अनाईमुदी, ठीक है। और ये अनाईमुदी जो चोटी है, चोटी ये किस राज्य में है तो आपको याद रखना है केरल में है, और केरल का जो जिला है एर्नाकुलम जिला जो है उसमें ही है, आपको ये याद रखना है। दक्षिण भारत का, पश्चिम घाट का, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो अनाईमुदी है, याद रखिए। अगर मैं आपको पूछूं तो ये तो है आपका कि अगर मैं दक्षिण भारत का बोलूं या आपका पश्चिमी घाट का बोलूं, अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि आपका पूर्वी घाट का
पूर्वी घाट का मतलब जो पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न घाट का पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है। ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपको जिंदागढ़ और आपका महेंद्रगिरी दोनों दिया हुआ है तो आप जिंदागढ़ को मारोगे, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में है। कहाँ है आपका? अराकू वैली में है, अराकू वैली में है आपका आंध्र प्रदेश में। जिंदागढ़ पीक कहाँ है? अराकू वैली आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। और दोनों अगर दिया हुआ है तो, और अगर जिंदागढ़ नहीं दिया है तब आप मारेगा महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी नाम है आपका जिंदागढ़, अगर वो नहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा महेंद्रगिरी। जिंदागढ़ जो है आपका आंध्र प्रदेश में है और जो महेंद्रगिरी है ये आपका उड़ीसा में है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद आते हैं डोडा बेटा। देखिए पूछा जाएगा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है डोडा बेटा। इसका हाइट कितना है? 2637 है। और ये कौन से पर्वत श्रृंखला में है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है, याद रखिएगा। और ये कौन से राज्यों में है? तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे, बहुत अच्छा। नीलगिरी पर्वत या तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा कौन सा है तो डोडा बेटा है। या दक्षिण भारत का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो ऊंचा चोटी है वो कौन सा है? डोडा बेटा। तो सबसे ऊंचा चोटी दक्षिण भारत का अनाईमुदी 2695 मीटर केरल में है, ठीक है। डोडा बेटा याद रखिएगा, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, जो कि कौन से श्रेणी में है? नीलगिरी श्रेणी में है। और ये कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका गुरु शिखर। आपने गुरु शिखर पढ़ा होगा राजस्थान में। तो गुरु शिखर जो याद रखिएगा जिसका हाइट है आपका 1722 मीटर, ये सबसे ऊंचा चोटी किसका है? तो अरावली श्रेणी का, अरावली श्रेणी का। तो आपको पूछा जाएगा अरावली श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर। कितना हाइट है? तो 1722 मीटर इसका हाइट है, याद रखिएगा। याद रखिएगा अरावली की से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो आप बोलोगे अरावली है, ठीक है, याद रखिएगा। और किस तरीके का पर्वत है अगर मैं पूछूं अरावली, तो याद रखिएगा अरावली जो है एक अवशिष्ट वलित पर्वत है, दैट मीन्स रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है। क्या है? अवशिष्ट वलित पर्वत है, रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है धूपगढ़। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि जो आपका जो सतपुरा श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है? तो धूपगढ़, ठीक है, क्या है? धूपगढ़। इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो जो सतपुरा श्रेणी है वो 3 भागों में बटा हुआ है। अगेन सतपुरा श्रेणी क्या है? 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में, ऊपर में सबसे ऊपर कौन होंगे? महादेव होंगे। तो महादेव श्रेणी जो है उत्तर में है, ठीक है। आपका पश्चिम में राजपीपला है और आपका पूरब में मैकाल श्रेणी है। तो अगर मैं पूछूं कि जो आपका सतपुरा श्रेणी है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ताप्ती रिवर वो कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, तो जो सतपुरा श्रेणी है 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में है आपका महादेव, आपका पश्चिम में है आपका राजपीपला और पूरब में है आपका मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन क्या मैंने बोला कि सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो याद रखिएगा धूपगढ़, 1352 मीटर इसका हाइट है, 1352 मीटर। और ये जो धूपगढ़ है कौन से में है? तो महादेव श्रेणी जो है इसका, क्योंकि सतपुरा श्रेणी 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में महादेव, पश्चिम में राजपीपला और आपका पूरब में मैकाल श्रेणी। तो सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है जो कि धूपगढ़ है, जिसका हाइट है आपका 1352 है, ठीक है। ये कौन से श्रेणी में है? तो महादेव श्रेणी में आता है, जो कि सतपुरा का ही भाग है। जो सतपुरा है उसका जो पूरब वाला भाग है वो है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। अब मैकाल श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है? आपका अमरकंटक। और अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है, एक उत्तर की दिशा में जाती है सोन रिवर जो कि गंगा का सहायक नदी बनती है, और एक जो है पश्चिम दिशा में जाती है जो कि है आपका नर्मदा। क्या है? आपका नर्मदा है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए, आपने समझा क्या क्या। तो ये हो गया आपका गुरु शिखर जो कि आपका अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है, आपका धूपगढ़ जो कि आपका सबसे ऊंचा चोटी है आपका सतपुरा श्रेणी का। तो सतपुरा श्रेणी या महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा धूपगढ़। मध्य भारत में सतपुरा 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में महादेव, ठीक है, पूरब में मैकाल श्रेणी और पश्चिम में आपका राजपीपला। ये मैंने आपको उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि अंडमान एंड निकोबर, ये दरोगा में भी पूछा जा चुका है कि अंडमान और जो निकोबर है, ठीक है, जो द्वीप समूह उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आप बोलोगे 732 मीटर का है और इसका जो नाम है आपका सैडल पीक। तो सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आपको याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार का आपका है, आपका वो है सैडल पीक जिसका हाइट है 732 मीटर है, याद रखिएगा। और ये किस भाग में है? तो याद रखिएगा आपका नॉर्थ अंडमान में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सैडल पीक जो है जो कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है तो वो किस भाग में है? तो उत्तरी अंडमान में है। ये चीज आपको याद रखना का है आपका उत्तरी अंडमान में। वहीं अगर पूछे कि निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का ये हो गया, और सिर्फ निकोबार लिखा हो कि निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर। हाइट याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट
थुलियर, याद रखिएगा, ठीक है। और एक है माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट और मणिपुर जो है ये तीसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा चोटी है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो याद रखिए सबसे ऊंचा चोटी अंडमान एंड निकोबार का वो है आपका सैडल पीक, 1732 मीटर का है। कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान में। दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट थुलियर जो कि 642 मीटर हाइट, याद मत रखिएगा। दूसरे नंबर का माउंट थुलियर जो कि निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है। और तीसरे नंबर का जो है आपका कौन है सबसे ऊंचा चोटी अंडमान एंड निकोबार का? तो वो है आपका माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर। मणिपुर में नहीं है माउंट मणिपुर, याद रखिएगा। और ये साउथ अंडमान में है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट और मैं क्विकली आपको करवा देता हूं। जैसे महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो कालसूबाई, कालसूबाई, कालसूबाई। और याद रखिएगा विल्सन पॉइंट और सनराइज पॉइंट। आपको पूछा जाएगा महाबलेश्वर श्रेणी, आपने पढ़ा होगा। महाबलेश्वर श्रेणी में वही श्रेणी है जिससे आपका कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर श्रेणी के जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है विल्सन पॉइंट, या इसी को बोला जाता है सनराइज पॉइंट, याद रखिएगा। झारखंड का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका पारसनाथ। और पारसनाथ क्यों फेमस है? आपको पता होगा, जैन तीर्थकर जो होते हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये इसका हाइट पूछा गया था, तो 1365 झारखंड का, ठीक है। नंदा देवी मैं बता चुका हूँ, 18 नंदा देवी का है आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में 1816। उसके बाद याद रखिएगा मिजोरम का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन कहाँ है आपको पूछा गया है? तो मिजोरम में। और इसको ही फांगपुई माउंटेन भी बोला जाता है। हाइट याद मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह है मिजोरम में कौन सा है? फांगपुई या ब्लू माउंटेन। मणिपुर में, मणिपुर का सबसे ऊंचा चोटी माउंट टेनेपू और नागालैंड का माउंट सारामती, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिक्किम का बात करें, कंचनजंगा मैंने आपको बताया था। अब देखो अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? K2 भी बोलते हैं। बट ये क्या है? ये आपका POK में है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये भारत का है, पर ये भारत का है, ठीक है। और भारत में कौन सा अगर पूछा जाए तो भारत में है आपका सिक्किम का कंचनजुंगा जो है भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो ये कंचनजुंगा 8586 मीटर है हाइट, इसका याद रखिएगा, ये सिक्किम में है, ठीक है। और भारत का तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर K2 जो है आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसका है 8611 मीटर, याद रखना 8611 मीटर में है। और ये 8586 मीटर में है। ये कंचनजंगा का हाइट है, ये आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन, ये आपका POK में है, ये आपका सिक्किम में है। याद रखिएगा दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मतलब ऊंचा पर्वत है, पहला सबसे बड़ा ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो हिमालय का है, ठीक है, आपका माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा ये माउंट मतलब K2 जो है किस भाग का है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में भी किसका भाग है? काराकोरम का। ये चीज़ जब मैं समझा चुका हूँ तो क्विक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो माउंट जो गॉडविन एंड ऑस्टिन है वो ट्रांस हिमालय का भी काराकोरम श्रेणी में आता है। माउंट एवरेस्ट का बात करें 8850 कहीं मिल सकता है या 8848 मिल सकता है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है आपका? याद रखिएगा वो माउंट एवरेस्ट है। इसको नेपाल और तिब्बत में ये बसा हुआ है। और नेपाल में इसको सागर माथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा भी बोला जाता है। पृथ्वी हिमालय श्रृंखला का मतलब पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और किस तरीके का माउंटेन है? तो यंग एंड फोल्ड, मतलब क्या है? युवा एंड आपका मोरदार पर्वत है। याद रखिएगा इंडिया से सबसे पहले कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, मतलब पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो बैजंत्री पाल 1984 में। और 1984 से आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, राकेश शर्मा कब गए थे? तो चोरी स्पेस में गए थे। तो भारत का पहला पर्सन जो स्पेस में पहली बार गया था तो वो भी 1984 में ही गए थे, राकेश शर्मा, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और बैजंत्री पाल पहली महिला बनी थी, ठीक है, जो आपका पहली महिला, कहाँ का पहली महिला? भारतीय पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बैजंत्री पाल 1984 में। और पूरा का पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले कौन चढ़ी थी? तो जुंको ताबी चढ़ी थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इतना याद रहेगा, यहाँ से बस इतना याद रखो, ये आपके लिए इनफ है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कोलाइडल तंत्र के प्रकार, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, मैं समझा चुका हूं। यहाँ कोलाइडल का बस एग्जांपल हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे एरोजोल कौन होता है, फोम क्या होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो डिस्पर्स, आप पहले ये समझ, एक मिनट में लूंगा, इसको मैं समझा देता हूँ। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब होता है परिक्षेपित प्रवस्था, और ये जो डिस्पर्स मीडियम जो होता है ये होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखो जैसे कि चीनी है, चीनी याद रखना ये परिक्षेपित प्रवस्था है, जो कम मात्रा में होगा वो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज,
ठीक है। और जो चीनी है और इसको हम लोग पानी में मिला रहे हैं, जैसे शरबत मिलाते हैं, तो शरबत जो बनता है उसमें चीनी कम रखता है और पानी ज़्यादा होता है। तो जो पानी जो है ये आपका डिस्पर्सिंग मीडियम है, परिक्षेपण माध्यम है, और जो चीनी जो है आपका वो क्या है, आपका डिस्पर्स फेज है। अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो करना, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अभी जो आपका स्टडी होना चाहिए बहुत ही हाईली एक्सटेंसिव होना चाहिए, कम समय में मैक्सिमम। मैराथन मत देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैराथन देखते भी हो तो 2x के स्पीड से देखना, कभी भी लाइव मत देखना। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरोजोल। एरोजोल में क्या क्या आता है। अब एरोजोल से पकड़, इसको हिंदी में भी एरोजोल ही बोलेंगे, ठीक है। एरोजोल याद रखना, एरोजोल में आ रहा है एयर, तो याद रखना एरोजोल में आ रहा है आपका एयर। तो यहाँ एयर मतलब क्या, एयर मतलब गैस, तो डेट मीन्स यहाँ क्या होगा, आपका डिस्पर्सिंग मीडियम जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है वो गैस होगा। एयर मतलब गैस। तो याद रखिएगा दो तरीके का एरोजोल होता है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कोहरा होता है, जैसे कि आपको पूछा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुंध हो गया, ये किसके प्रकार है, तो एरोजोल के प्रकार है, एरोजोल। और किस टाइप के एरोजोल, जिसमें कि आपका गैस में क्या होगा, आपका गैस मतलब आपको पता होगा गैस, लिक्विड मतलब तरल, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। इतना तो समझते ही है आप लोग, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे हो। अब देखो एरोजोल का क्या क्या एग्जांपल होता है। एरोजोल दो तरीके का हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि गैस में लिक्विड मिला हो, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो गैस में लिक्विड मिला हो, लिक्विड मतलब वहाँ पानी पानी होगा, जैसे कोहरा, कोहरा में पानी होता है, बादल, बादल में पानी होता है, धुंध, धुंध में पानी होता है, तो फ्लॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। याद रखना ये एरोजोल का एग्जाम्पल है। एरोजोल मतलब एयर यहाँ मेन होगा, गैस मेन हो गया यहाँ, ठीक है। तो लिक्विड जो अगर गैस में मिला हुआ है तो कोहरा, बादल और धुंध, ये किसका प्रकार है, एरोजोल का। दूसरा एरोजोल आपको याद रखना है, अगर गैस में अगर सॉलिड आ जाए, जैसे कि क्या होता है धुआं, धुआं कैसे निकलता है, सॉलिड को जलाते हैं, ठीक है, या लिक्विड को जलाते हैं। तो देखो बस इतना याद रखना, जब भी गैस में अगर सॉलिड मिला दिया जाता है तो वो भी एरोजोल बनता है, जैसे कि धुआं हो गया, ठीक है, धुआं, जैसे कि गाड़ी का धुआं हो गया, ये सब कुछ लकड़ी जलाते तो उससे जो धुआं निकलता है, तो धुआं भी क्या है, एरोजोल है। कोहरा, बादल और धुंध भी आपका एरोजोल है। अगर आपको इतना अभी याद नहीं हो रहा है तो इतना जरूर याद रखना कि धुंध बोलूं, कोहरा बोलूं, बादल बोलूं, धुंध बोलूं, ये किसका एग्जाम्पल है, तो एरोजोल का एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोम। फोम मतलब क्या होता है, फोम आप देखते हो जैसे कि फेन हो गया, साबुन के झाग हो गए, शेविंग क्रीम हो गया, तो क्या फोम निकलता है उसमें। तो याद रखिएगा फेन हो गया, साबुन हो गया, या साबुन मतलब फेन हो गया, साबुन का झाग हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, याद रखना शेविंग क्रीम यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब किस में आता है, आपका फोम में आता है। फोम में क्या है, तो लिक्विड पार्ट देखते हो उसमें ज़्यादा होता है, तो जब गैस में हम लोग लिक्विड मिला देते हैं, डेट मीन्स वहाँ जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो लिक्विड होगा और परिक्षेपित प्रवस्था जो होगा वो गैस होगा। डेट मीन डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स फेस आपका गैस होगा। याद रखना फोम का एग्जाम्पल क्या हुआ, तो लिक्विड में हम लोग क्या कर दिए, गैस मिला दिए, फेन हो गया, साबुन हो गया, साबुन का झाग हो गया, अब फेस क्रीम। उसके बाद आता है इमल्सन, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बीपीएससी एई का एग्जाम हुआ है उसमें भी, और आपका बिहार पुलिस। अब देखिए जब हम लोग लिक्विड में लिक्विड मिला देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं, पायस या इमल्सन। तो लिक्विड में अगर लिक्विड हम लोग मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं इमल्सन। इसमें कौन सा है, मिल्क और फेस क्रीम। बहुत बार आपका एग्जाम्पल में छपा है कि मिल्क जो है किसका एग्जाम्पल है, बहुत बार याद रखिएगा, तो वो इमल्सन पायस का एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक मैं बस आपको और करवा दे रहा हूँ, बाकी अभी इस वीडियो के लिए काफ़ी है। जेल, जेल याद रखना, जेल, जेल क्या होता है आप देखते होंगे, जेल क्या होता है, पानी तरीके से होता है। तो सॉलिड में जब हम लोग लिक्विड मिला देते हैं, सॉलिड में जब हम लोग लिक्विड मिला देते हैं तो ये जेल का, आप अगर ये वाला अगर याद नहीं रहो कम से कम ये पक्का याद रखें। जेल का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो जैसे कि पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। तो पनीर, मक्खन और आपका जो पनीर हो गया, मक्खन हो गया और जो जेली हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, जेल का। बस इतना ही आपको पढ़ना है, यहीं से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कुछ कुछ हमने यहाँ लगा दिया है, जैसे कि सॉलिड सोल में क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब आप एक बार देख लेना। पर जो हमने बताया है वो आप कंफर्म करना कि याद करें। एक जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन का बात करते हैं तो कौन से आवर्त में आता है, मतलब कौन से आपका पीरियड में आता है, तो दूसरे पीरियड में आता है। और ग्रुप नंबर इसका कितना है, तो 14। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका ग्रुप नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 14वें नंबर के ग्रुप में। और इसका पीरियड नंबर कितना है, तो 2। तो आवर्त मतलब पीरियड और वर्ग मतलब ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना आवर्त 2 है और वर्ग आपका 14 है। और कौन से ब्लॉक में आता है, तो पी ब्लॉक में आता है। कहाँ का पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक। सिंबल क्या है, सी है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। और परमाणु द्रव्यमान 12, इसका जस्ट डबल कर लो 12 होता है, ठीक है। अब हम लोग
कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये होता है आपका चतुष्फलकीय होता है, मतलब टेट्रावैलेंट होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि कार्बन कैसा आपका एलिमेंट है, तत्व है, तो एक टेट्रावैलेंट तत्व है, याद रखना, ठीक है। चतुष्कोशीय या आपका क्या है, तत्व है, याद रखना। इसके बाहरी कक्ष में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाहरी कक्ष में होना मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको याद है बाहरी कक्ष में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कितना होता है, आपका 4 होता है। ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हमेशा याद रखना यहाँ क्या करता है, ये शेयर करता है, शेयर। जैसे कि मैंने लिखा मीथेन, मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, एक हरित गृह गैस है, ठीक है, ये गोबर गैस में आपको मीथेन मिलता है। तो ये क्या है आप देखो, ये तो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन यौगिक है। तो कार्बन क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जब भी वो बॉन्ड बनाता है। तो हमेशा याद रखना कार्बन में क्या होता है, तो हमेशा आपका सहसंयोजी बंधन होता है, याद रखेगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 होता है। और याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस में मिलता है, यही वर्ड लिखा रहेगा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है मतलब कार्बन जो एक लंबा चेन बना लेता है, जैसे आप पढ़े हो ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो लंबा कार्बन का चेन बना लेता है, तो उसी को बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो कार्बन करता है, आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद आता है कार्बन का एलोट्रॉप से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एलोट्रॉप अप्रूप होता क्या है। तो देखिए कार्बन के ही बहुत सारे अप्रूप है, जैसे सबसे जो बेसिक है वो है आपका, एक है डायमंड और एक है आपका ग्रेफाइट। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका ग्रेफाइट और भी है मैं बताऊंगा, डायमंड, ठीक है, ये क्या है, कार्बन के ही रूप है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है और जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो भी अलग होती है। कैसे डिसाइड होता है, तो जो भी ग्रेफाइट का जो आपका जो अणु होगा वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है आपस में, वो उस पर डिपेंड करता है। और डायमंड के जो अणु है वो किस तरीके से आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले याद रखिएगा एलोट्रॉप, याद रखिएगा जो मैं पॉइंट यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला कोई भी एलोट्रॉप है, कोई भी अप्रूप है, हमेशा याद रखना इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही होगा। जैसे कि देखो फिजिकल मतलब आपका भौतिक गुण जो होगा डिफरेंट होगा। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड ये बहुत ही सख्त होता है, ये बहुत ही नरम होता है, तो फिजिकल क्या हो गया, प्रॉपर्टी, भौतिक गुण अलग हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब आपका रासायनिक गुण, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा। ग्रेफाइट और डायमंड का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। बट याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि जितने भी आपके अप्रूप होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, भौतिक गुण अलग हो सकता है, पर भौतिक अवस्था सेम हो सकता है। जैसे कि देखो ग्रेफाइट सॉलिड है, ठोस है, और डायमंड भी क्या है, ठोस है। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको आप समझना, ठीक है, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो यही है कि एलोट्रॉप एक तत्व के विभिन्न विभिन्न स्ट्रक्चर का फॉर्म हो सकता है जिसके भौतिक अवस्था में मौजूद होते हैं, लेकिन विभिन्न भौतिक अवस्था सेम हो सकता है, बट भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होगा वो अलग होगा। कंसेप्ट समझ के रखना मैंने क्या बोला है, भौतिक अवस्था सेम है पर भौतिक गुण अलग है। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कार्बन का जो एलोट्रॉप है। जैसे कि देखो कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ग्रेफिन है। याद रखना कि जितने भी मैंने बोला ये सब जो है आपका कार्बन का क्या है, आपका क्या है, तो ये आपका एलोट्रॉप है। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर कार्बन का बात करते हैं तो उसमें सबसे बात करते हैं पहले डायमंड। आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलोट्रॉप है, ठीक है, कौन सा ऐसा अप्रूप है आपका कार्बन का जिसका बाहरी कक्ष में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 0 फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्ष में वो डायमंड का होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो वो आपका डायमंड है। डायमंड क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड ये फॉर्म करता है, तो सिंपल है, कार्बन कोवैलेंट फॉर्म करता है, तो ये भी आपका सहसंयोजी बंधन फॉर्म करेगा, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब सबसे कठोर पदार्थ जो है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है आपका डायमंड ही है, याद रखिएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो ग्लास का जो कटिंग होता है, ग्लास को कट करने के लिए आपका कार्बन का यूज किया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, अपवर्तांक कितना है, तो 2.42 जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण कितना है, तो 24.6 है। और ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं, तो कार्बोनेडो को हम लोग ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना ही आपको पढ़ के जाना है आपका कार्बन में। दूसरा आता है आपका ग्रेफाइट। सबसे पहले याद रखिएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जस्ट आपका ऑपोजिट है आपका डायमंड का। ये बहुत ही मुलायम होता है, याद रखिएगा पहला, और बहुत ही स्लिपरी होता है, ये मतलब चिकना होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्या ये स्लिपरी होता है, चिकना होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये होता है। और इसका रीजन क्या है, तो जो ग्रेफाइट जो एक क्या होता है, एक सीट के मतलब एक लेयर के फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे लेयर के फॉर्म में, और बीच के जो इसका अणु होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है,
मतलब जो अणु जो है उसके बीच में जो मतलब बॉन्ड जो है, ठीक है, वो बहुत ही क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, याद रखिएगा। तो देखिए एक बार ग्रेफाइट का हम लोग बात करते हैं। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु, याद रखिएगा, ग्रेफाइट एकमात्र एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का मतलब सुचालक है, मतलब एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का संचालन करती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट सीट जैसी परतदार संरचना होती है, याद रखिएगा। इसीलिए क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, ब्रिटल मतलब भांगुर टूट जाएगा, और स्लिपरी भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ से मिल सकता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो रूपांतरित चट्टान आपने पढ़ा होगा, अग्नि चट्टान पढ़ा होगा, तो उसमें आपका ये मिलता है, ठीक है। हीरे के विपरीत ग्रेफाइट, याद रखिएगा, हीरा क्या है, ना ही वो ताप को ट्रांसफर मतलब विद्युत को ट्रांसफर नहीं करता है, पर ये क्या है, सुचालक होता है विद्युत के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो बहुत सारा इसका यूज है, ठीक है, बहुत सारा इसका यूज है। जैसे कि आपका जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, उसमें इसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पेंसिल जो बनता है उसका लीड जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ये आपको मैंने बोला स्लिपरी है, तो जो जितना भी आपका जो मशीन होता है उसको ग्रीसिंग करने के लिए एज ए लुब्रिकेंट, एज ए स्नेहक, ध्यान से, एज ए स्नेहक और चूर्ण के रूप में मशीन में यूज किया जाता है, चूर्ण और स्नेहक पाउडर और लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्पेशली लुब्रिकेंट्स याद रखना, स्नेहक के रूप में ये यूज किया जाता है बड़े बड़े मशीनों में, याद रखिएगा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैंने बताया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका अणु मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अणु भार कितना होता है, तो 20 ग्राम पर मोल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो D2O और आपका जो ये ग्रेफाइट होता है ये मॉडरेटर मंदक के रूप में भी यूज होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका क्या था, टेट्राहेड्रल था, किसका, आपका डायमंड का। इसका क्या है, हेक्सागोनल है। उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp3 है, तो इसका क्या है, sp2 है, याद रखना। ग्रेफाइट sp2, उसका sp3। और इसमें फोर्स कैसा लगता है, तो वीक वंडरवाल फोर्स भी लगता है। अगर पूछा जाए क्या ग्रेफाइट में वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, तो आप बोलना हाँ वंडरवाल फोर्स लगता है। और याद रखना रिड्यूसिंग, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अपचायक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट को किया जाता है। जब आप मेटलर्जी पर होगे उसमें मैंने आपको समझाया था। ये दो इसकी क्या हो गए, अप्रूव हो गए। एक होता है आपका ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है, अब तक का सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, याद रखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ होता है ग्रेफीन भी, इसका ही अप्रूव है। इसमें ही इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्विक करवाना था 20 से 25 मिनट में। अब क्वेश्चंस पे आइए, देखिए जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया सबसे पहले, और ये चीज मैंने आपको यहाँ बताया, लिख दिया कि कार्डोमम जो हिल था, इलायची का जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तो आपका केरल में है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा था कि जो कार्डोमम हिल कहाँ है, इलायची का पहाड़ी कहाँ है, तो केरल में है। और याद रखिएगा अनाईमुदी जो कि आपका दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, अनाईमुदी 2695 मीटर, 2695 मीटर, ये कहाँ है, तो ये भी आपका केरल में ही है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा था, तो 2637 डोडा बेटा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी है, और दक्षिण भारत का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा चोटी, याद रखिएगा। अराकू वैली में मैंने आपको क्या बताया था, जो जिंदागढ़ जो आपका सबसे ऊंचा चोटी है आपका पूर्वी घाट का, तो यह है आपका जिंदागढ़ है, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा से मैंने आपको क्या करवाया था, तो उड़ीसा से मैंने आपको कहा था महेंद्रगिरी का है आपका उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद ही देखिए कि एक तरल पदार्थ दूसरे तरल पदार्थ में मिल जाता है, तो किस टाइप का कोलाइडल ये फॉर्म करता है, एरोजोल, इमल्सन, जेल या फोम। अब सबका मुझे बताओगे एग्जांपल। एरोजोल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, धुआं जो होता है वो एरोजोल है, धुंध जो होता है वो एरोजोल है, आपका जो क्लाउड है, बादल जो होता है वो आपका एरोजोल है, फॉग है वो सब एरोजोल है, ठीक है। इमल्सन का मैंने क्या बताया था, आपका फेस क्रीम क्या होता है, दूध का जैसा होता है, और दूध पक्का याद रखना मिल्क, ठीक है। जेल का मैंने क्या क्या बताया था, बटर, ठीक है। उसके बाद जेली बताया था ना, और मक्खन मतलब बटर ही होता है, ठीक है। और फोम का मैंने क्या बताया था, शेविंग क्रीम, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ था कि ग्रेफाइट छूने में नरम और चिकना होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट की संरचना परतदार शीट जैसी होती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए जो है
आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मैंने बताया था कि इसका परतदार संरचना होता है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब अणु जो है उसके बीच में आपका जो बॉन्डिंग है बहुत ही लूज होता है। तो ये सही है। तो थैंक यू सो मच। इसको क्विकली आपको करवाना था, इसी को करने में आपको हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लग जाता, बट बेहतरीन तरीके से हमने करवा दिया है। आप बस इसको अपना बना लीजिएगा और जितने वीडियोस हमने दिया है बस उसको फॉलो करके जाइएगा। जय हिंद।